हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 3 और 5 का चैप्टर 8 जिसमें वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 8 है, 3 और 5 दोनों लिखा है हमने। इसका मतलब यह है कि यही चैप्टर इसी नंबर पे यानी कि 8वें नंबर पे 3 में भी दिया है और 5th में भी दिया है, इसीलिए इस वीडियो को हम कंबाइन बना रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। दिया है वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या होता है इसको समझना है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है अथवा जो कुछ किया जाता है अथवा जो कुछ होता है वही हमारा क्रिया होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है अथवा जो कुछ भी होता है वही हमारा क्रिया होता है। और एक बात ये भी ध्यान से सुन लें कि बिना क्रिया के कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। बिना क्रिया के कोई वाक्य हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर शरीर में प्राण ना हो तो शरीर का कोई मोल नहीं रहता है, शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है, उसी प्रकार अगर कोई वाक्य कुछ लिखा गया है उसमें क्रिया ना हो तो वो व्यर्थ है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई आशय ही नहीं निकलेगा। हालांकि आशय निकल सकता है वो फ्रेज के रूप में, लेकिन वो वाक्य नहीं है, उससे पता नहीं चल पाएगा कि वो किस समय की बात कर रहा है। तो बिना क्रिया के किसी वाक्य की कल्पना करना ये असंभव है। अगर कम ही शब्द हैं तो वह क्रिया ही हो सकता है। तो ये क्रिया का यह स्थान होता है किसी वाक्य में कि बिना क्रिया के किसी वाक्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो उसी क्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, आप लोग इसे सही ढंग से याद कर लेंगे। देखें डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन क्रिया का, ए word which says something about any person, place or thing or being or doing about something is called वर्ड। ये डिफिनीशन है, यानी कि ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वह सब जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में कुछ बताता है, और बीइंग अथवा कुछ होता है, और डूइंग अथवा किया जाता है, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, इज कॉल्ड वर्ब, क्रिया कहलाता है। तो ये क्रिया का डिफिनीशन है। क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज ए वर्ब। वैसे भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार का परिभाषा दिया गया है। ये परिभाषा वर्ब का सही ढंग से याद कर लेंगे। तो ये रहा वर्ब का परिभाषा। अब किसी वाक्य में क्रिया क्या होता है, जैसे एक वाक्य हम लिख रहे हैं, जैसे ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। दूसरा है ही हैज अ पेन, he has a pen, he was a doctor। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। अब इन वाक्यों में क्रिया कौन है ये ढूंढना है। क्रिया कौन है? तो यहाँ पर ये क्रिया है, यहाँ पर ये क्रिया है और यहाँ पर ये क्रिया है। 3 वाक्य हमने लिखा हुआ है और तीनों में देखें इज स्लीपिंग वर्ब है, ये हैज वर्ब है, ये वाज वर्ब है, ये क्रिया है। अब
देखा यहाँ पे पहले में 2 वर्ब दिया हुआ है, तो वो कौन सी क्रिया है, मतलब ये दोनों वर्ड क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये भी स्पष्ट कर देते हैं, बाकी सब में तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये कौन सा क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है। तो जहां पर 2 वर्ब आ जाए तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, किसमें वर्ब को। एक हो जाता है हमारा मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। एक हो जाता है मेन वर्ब और एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। अब देखें हेल्पिंग कौन है, मेन कौन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है वो मेन वर्ब है, स्लीपिंग जो है मेन वर्ब है और इज हमारा हेल्पिंग है। हेल्पिंग क्यों है, क्योंकि ये हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, मेन मीन्स मुख्य। तो हेल्प यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाए, इसका मतलब ये सहायता कर रहा है, सहायक है। किसमें सहायक है, उनको ये बताने में कि वो कौन से टेंस का है। तो यह इसका सहायता कर रहा है, इसीलिए इसका हम नाम हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी, मतलब हेल्पिंग वर्ब इसे कहते हैं। तो अगर 2 वर्ब दिया हो तो उसको हम बांट करके एक मेन वर्ब कर देंगे और एक हमारा हेल्पिंग वही जो सहायता करता है मुख्य क्रिया का, वही हेल्पिंग होता है। यहाँ पे एक ही वर्ब है तो यही हमारा मेन वर्ब है। जब एक ही रहेगा तो उसी को मेन मान लिया जाएगा, लेकिन जब 2 आ गए तो उसको अलग अलग डिफाइन करना चाहे तो अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें मेन वर्ब में पूछा जाए मेन में क्या है, तो वो जब एक ही वर्ब हो तो वही मेन होगा और मेन में वो लिंक का काम करेगा, इसको जोड़ने का। लिंकिंग क्या होगा अभी आपको बताया जाएगा, लेकिन हेल्पिंग आप समझ गए, मेन समझ गए, लिंकिंग अभी बताया जा रहा है क्योंकि उसके पहले कुछ और बताना है। तो बस इतना भी समझिए, ये हेल्पिंग और ये मेन, ये कौन सा है मेन वर्ब में वो बताया जाएगा अभी आपको। तो देखें ये तो रहा डिफिनीशन। अब काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसको कुछ आधार है उसके आधार पे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ये देखेंगे आधार के ऑब्जेक्ट के आधार पे क्रिया 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव, यानी कि इसका हिंदी होता है सकर्मक और इसका हिंदी होता है अकर्मक। यानी कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है, ऑब्जेक्ट के आधार पे होती है। 2 प्रकार की कौन, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। तो ये 2 प्रकार हो गए। इसका हिंदी होता है सकर्मक और अकर्मक। मतलब समझ लेते हैं, सकर्मक का मतलब कर्म सहित, अर्थात जिसमें कर्म हो। अकर्मक मतलब बिना कर्म का, जिसमें कर्म न हो। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। अ वर्ड which needs an object to express its sense, मतलब वह शब्द जिसे अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं अ वर्ड भी कह सकते हैं, वर्ब भी सीधे कह सकते हैं। तो अ वर्ड या ये वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट
सॉरी एन नहीं, ए ऑब्जेक्ट, अ वर्ड या ए वर्ब विच नीड्स ए ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स सेंस, यानी कि एक क्रिया या वह एक शब्द जिसे अपने आशय को व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ट्रांजिटिव एंड वर्ड या ए वर्ब विच नीड्स, विच डज नॉट नीड्स, यहां पे नीड्स, यहां पे डज नॉट नीड्स, टू एक्सप्रेस इट्स सेंस, यानी कि जिसे अपने भाव को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वही हमारा इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहलाती है। ए वर्ब विच डज नॉट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स सेंस, यानी कि एक क्रिया या वह एक शब्द जिसे अपने भाव को व्यक्त करने के लिए एक कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वही हमारा इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, he wrote a letter। दूसरा, he is writing a letter। ये दिया हुआ है, इधर आ जाते हैं। he runs, he is रनिंग, ये हमने लिख दिया। अब देखें यहां पर सकर्मक कर्म सहित, यानी कि वह क्रिया, वह शब्द जिसे अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वही हमारा ट्रांजिटिव होता है। जैसे ही रोट, वह लिखा, ही रोट वह लिखा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो भी इसका आशय क्लियर नहीं हुआ है, तो जिससे अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कर्म की आवश्यकता होती है, वही हमारा ट्रांजिटिव। जैसे वह लिखा, क्या लिखा क्लियर नहीं है, तो एक पत्र। अब यहां आशय इसका क्लियर हो गया है, तो वह एक पत्र लिखा, क्लियर। ही इज राइटिंग लेटर, ये भी टेंस का अंतर है, वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये पूरा स्पष्ट हो गया। तो जब पूरी तरह से वाक्य स्पष्ट हो जाए तो वहां पर ट्रांजिटिव, जब पूरी तरह से स्पष्ट न हो, ऑब्जेक्ट वो आशय अपना पूरा कर दे लेकिन अभी उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न हो, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना आशय पूरा कर। जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो ये बिना कर्म के अपने आशय को पूरा कर दे रहे हैं, तो यही हमारा इंट्रांजिटिव होता है, जो बिना ऑब्जेक्ट के अपने आशय को स्पष्ट कर दे। तो ये आप लोगों ने देखा, ये स्पष्ट है कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव। अब दूसरा ट्रिक ये है, आप उसे पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट को व्हाट और हुम लगाकर, व्हाट और हुम लगाकर, व्हाट और हुम लगाकर के भी आप पहचान सकते हैं। व्हाट और हुम का अगर जवाब मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है, वो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें, वो इंट्रांजिटिव माना जाएगा। जैसे जांच कर लेते हैं, ही रोट अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है। ही रोट लिखा, वो एक पत्र लिखा, वो क्या लिखा, वो क्या लिखा, एक पत्र। वो क्या लिख रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है। यहां पर देख लेते हैं, दोनों में से किसी एक से या दोनों से बैठना चाहिए। ही रन्स, वो दौड़ता है, वो क्या दौड़ता है, तो कुछ दिया ही नहीं है, पहला चीज तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो वैसे ही क्लियर है। अगर कुछ शब्द दिए भी हो तो वो क्या दौड़ता है, वो क्या दौड़ रहा है, ऐसे हम कर करके वो जान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है अथवा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, काइंड्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये बताया गया ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब आगे देखें, एक और वर्ब होता है जो आप लोगों को बताया जाता है लिंकिंग। हालांकि हेल्पिंग वर्ब बता दिया गया,
लिंकिंग, संयोजक। लिंकिंग वर्ब दिया आप लोगों के चैप्टर में। संयोजक क्रिया ये क्या होता है? संयोजक मतलब जो जोड़ने का क्या काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है वही हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है, संयोजक क्रिया कहलाती है। जो एक नाउन को एक नाउन से अथवा एक नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का काम करे वही लिंकिंग होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद और भी कुछ क्रियाएं हो सकती हैं, विल बी और शैल। ये अगर बस इतना ही दिया है, कोई मुख्य क्रिया नहीं दिया हुआ है, अगर इतना ही दिया हुआ है अगर इतना ही दिया हुआ है, बाकी कोई दूसरी क्रिया नहीं दी हुई है, तो यही सब हमारा लिंकिंग होता है। यही हमारा क्या होता है? लिंकिंग क्रिया होती है। लिंकिंग वर्ब होता है, संयोजक क्रिया होती है। जैसे ही इज ए टीचर, इनमें से कोई एक हो गया, ऊपर वाले में से किसी में भी एक कर सकते हैं, या ही हैज अ बुक। अगर इनमें से बस इन्हीं का यूज हुआ है, दूसरी कोई क्रिया नहीं दी हुई है, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये सभी हमारे लिंकिंग वर्ब है। अब दूसरा चीज हमने बताया कि जो एक नाउन को एक नाउन से या एक नाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ने का काम करे वही हमारा क्या होता है? लिंकिंग। जैसे यहां पे हम किसी का नाम लिख देंगे, मोहनी टीचर, ऐसे हमने कर दिया। मतलब एक नाउन को एक नाउन से अथवा एक नाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ने का जो क्रिया काम करता है वही क्रिया हमारा लिंकिंग कहलाता है। एक नाउन को एक नाउन से अथवा एक नाउन को एक प्रोनाउन से जो जोड़ने का काम करता है वही हमारा लिंकिंग। तो यहाँ पर ये इनको जोड़ने का काम कर रहा है वो लिंकिंग है, और ऊपर हमने लिखवा दिया कि यही हमारे क्या है? लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब अब क्लियर हो गया होगा। अगर यही वाक्य ऐसे हो जाता कि मोहन, ये वाक्य यहाँ पे देखें कोई एक और क्रिया दी हुई होती, जैसे मोहन इज राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे इज जो है ये लिंकिंग नहीं है, ये हेल्पिंग है, और ये है मेन है। यहाँ पे इज देखें, इज ये भी है, इज ये भी है। अंतर क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग, हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो हेल्पिंग हो गया, इसका सहायता कर रहा है, हेल्पिंग हो गया। यहाँ पे किसी की सहायता नहीं कर रहा, बस अकेले यूज हुआ है, तो यहाँ पे लिंकिंग। यही अंतर है हेल्पिंग और लिंकिंग में। तो ये हो गया लिंकिंग। तो इस प्रकार आपको अलग अलग 4 वर्ब पढ़ा दिया गया। ऑब्जेक्ट के अनुसार 2 प्रकार के बताए गए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग क्या होता है ये भी बताया गया, इसके अलावा लिंकिंग बताया गया, संयोजक क्रिया। अब आप लोगों के चैप्टर में यानी कि सिलेबस में दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया हुआ है, क्रिया के रूप, क्रिया के रूप या क्रिया के फॉर्म। अब ये दिया हुआ है क्रिया के रूप कितने होते हैं, तो ये जानना है। क्रिया के 3 रूप होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 3 रूप होते हैं।
कौन कौन? प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म दूसरा होता है, पास्ट फॉर्म तीसरा होता है, पास्ट पार्टिसिपल। क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकेंड, फर्स्ट, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, और ये हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिनका नाम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये 3 फॉर्म होते हैं। अब ये 3 फॉर्म होते हैं तो ये भी जानना है वो रूप कैसे होते हैं, फॉर्म कैसे चलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो तीनों सेम होती हैं। तीनों सेम होने का क्या मतलब है? तीनों एक ही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला नंबर पे कुछ ऐसी क्रियाएं, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं आप याद कर लेंगे। क्योंकि बिना क्रिया को याद किए आप किसी भी वाक्य को सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो फॉर्म का याद होना जरूरी है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है, जैसे ये पुट, तीनों फॉर्म सेम है इसका। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म वही होता है, पास्ट फॉर्म वही होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी वही होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाला यूज है या ये वाला यूज है या ये वाला यूज है? ये पहचानने के लिए वो पूरा वाक्य देखना पड़ेगा कि ये है कि ये है कि ये वाला है। ये वाक्य ही बताएगा कि कौन सा फॉर्म हम यूज किए हैं। दूसरा देखें, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो तीनों डिफरेंट होती हैं। ये कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है जो सेम होती है, आप याद कर लेंगे। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो तीनों डिफरेंट होती है। जो तीनों क्या होती है? डिफरेंट। ये भी तो क्या था? तीनों सेम था, तीनों सेम था, अब तीनों डिफरेंट। तीनों डिफरेंट कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं तो उनको भी आप याद कर लेंगे जो तीनों डिफरेंट, जैसे सिंग, संग, संग, सिंग, संग, संग। कुछ ऐसी क्रियाएं होती जो तीनों सेम होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनका तीनों फॉर्म डिफरेंट होता है। तीनों क्या होता है? डिफरेंट। तो इन दोनों को आप पूरी तरह से याद कर लेंगे। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ये, आप इसे चाहे तो अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो तीनों सेम होती है, तीनों डिफरेंट होती है, ये आप याद कर लेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बाकी तीसरा, ऐसी ज्यादातर क्रियाएं हैं जो ईडी लगा करके क्रमशः पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। इसे याद नहीं करना है, बस ये दोनों का मतलब जो तीनों सेम है या तीनों डिफरेंट है उनको आप याद कर लेंगे। बाकी जो तीसरा जो है ईडी लगा के बनता है उसको याद नहीं करना, वो बस ईडी लगा देना है। जैसे प्ले ही है, ईडी लगा दिया। प्ले ही है, ईडी लगा दी। तो ऐसी ज्यादातर क्रियाएं हैं जो ईडी लगा करके क्रमशः सेकेंड और थर्ड यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया जाता है। तो ये था वर्ब। आप लोगों के चैप्टर में बस इतना दिया हुआ था। अब ये जो भी क्रियाएं आपके बुक में दी गई हैं वो आप लर्न कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।